हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ प्रदीप के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब उद्दीप्त लैंप की अपेक्षा प्रतिदीप्त लैंप उपयोग किए जाते हैं, मतलब जब हम उद्दीप्त लैंप की जगह पर प्रतिदीप्त लैंप का यूज़ करते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहला है केवल एक ही प्रकार का रंग प्राप्त होता है, बी है अधिक प्रदीप्ति प्राप्त होती है, सी कम प्रदीप्ति प्राप्त होती है और डी छाया अधिक पड़ती है परंतु आंखों पर तनाव कम होता है। तो हमें पता है कि जब हम उद्दीप्त लैंप की अपेक्षा प्रदीप्त लैंप का उपयोग करते हैं तो हमको क्या होता है, अधिक प्रदीप्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रदीप्त लैंप का उपयोग कर सकते हैं। प्रदीप्त लैंप का उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला है आपका 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक ताप पर, बी है केवल अंदर कमरों में, सी है सभी मौसम में और डी है केवल शुष्क मौसम में। तो अगर हम बात करें प्रदीप्त लैंप का उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं, तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक ताप पर कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि जब एक ट्यूबलाइट लैंप के प्रत्येक सिरे काले नजर आने लगे तो यह लक्षण किस प्रकार का होता है। तो देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चन को। जब एक ट्यूबलाइट लैंप के प्रत्येक सिरे काले नजर आने लगे तो यह लक्षण है कि, तो यहाँ पे हमको बताना है कि लैंप नया है, स्टार्टर कार्य नहीं कर रहा है, लैंप बार बार स्टार्ट हो रहा है, या डी लैंप से भरी गैस जो है तो वो रॉन्ग है या फिर गलत गैस भरी हुई है। तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे अगर प्रत्येक सिरे काले नज़र आने लगते हैं तो स्टार्टर कार्य वहाँ पे नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, समान क्षमता वाले लैंपों की 4 समांतर लाइनें प्रदाय से जुड़ी है, इस पूरे परिपथ को केवल एक फ्लैशर द्वारा जोड़ा गया है, फ्लैशर की क्षमता होगी। ठीक है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम फ्लैशर की अगर हम बात करें तो एक लैंप के तुल्य होगा, लैंप की क्षमता की 1/4 होगा, लैंप से 4 गुना होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम फ्लैशर की बात करें और यहाँ पे कोई लैंप समांतर लाइन से जुड़ा हुआ है तो फ्लैशर की जो क्षमता हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, लैंप से 4 गुनी हो जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका न्यूमेरिकल है थोड़ा, इसको हम सॉल्व भी करेंगे फिर। ठीक है, तो एक सजावट लड़ी में 3 वोल्ट क्षमता के लैंप जोड़े जाते हैं जो श्रेणी में संयोजित होते हैं। यदि प्रदाय वोल्टता 200 वोल्ट है तो सुरक्षित परिचालन के लिए कितने लैंप श्रेणी में जोड़े जाने चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल भी है, आप इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को आपको क्या करवाऊँगा, सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मान के चलिए आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चूँकि इसका मैं अगर आंसर बता दूँ तो वो सही नहीं होगा बिना सॉल्व किए, कि आपके लिए एक होमवर्क कहलाएगा। आपसे अगर बनता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और अगर नहीं बन रहा है तो आप ये कह सकते हैं तो मैं अगली वीडियो में इसको बताऊँगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिस फ्लोरेसेंट लैंप में पृथक स्टार्टर व सॉकेट की आवश्यकता होती है वो किस प्रकार के लैंप कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका पूर्व तप्त, बी है रैपिड तप्त, सी है ग्लो और या इंस्टेंट स्टार्ट। तो जिस फ्लोरेसेंट लैंप में पृथक स्टार्टर व सॉकेट की आवश्यकता है उसको हम पूर्व तप्त लैंप कहते हैं। तो आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि प्रतिदीप्त लैंप के साथ लगे कंपोनेंट व परिपथ सही हैं फिर भी यदि लैंप के दोनों सिरे काले रंग के दिखने लगे हैं तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं। तो ए है आपका स्टार्टर का साइज़ गलत है, बी है लैंप का जीवन काल समाप्त हो गया है, सी है आपका प्रदाय वोल्टता का मान कम है, डी है आपका ब्लास्ट का साइज़ गलत है। तो अगर हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रदाय वोल्टता का मान कम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक उच्च ताप मरकरी वेपर लैंप में मरकरी वाष्प में डैश डैश पर विसर्जन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे किस प्रकार से विसर्जित होता है। तो ए है आपका निम्न दाब पर, बी है आपका मध्यम दाब पर, सी है आपका उच्च दाब पर या डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा ए, निम्न दाब पर। ठीक है,
चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक मरकरी वेपर उच्च दाब लैंप में पारद को पूर्ण रूप से वाष्प में बदलने व पूरी रोशनी देने में कितना समय लगता है। यहाँ पे टाइमिंग की बात कर रहा है। तो पहला है आपका 6 से 8 मिनट, अगला है आपका 4 से 6 मिनट, सी है आपका 2 से 4 मिनट और डी है आपका 1 से 2 मिनट। तो अगर 9वें क्वेश्चन की बात करें तो मरकरी वेपर अगर उच्च दाब में है, ठीक है, तो उसे पूरी रोशनी देना में 4 से 6 मिनट लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड को किसके श्रेणी प्रतिरोध के साथ प्रदाय टर्मिनल से जोड़ा जाता है। मतलब यहाँ पे हमको उसकी वैल्यू बताना है कि कितने मतलब ओम भी इसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करें 100, बी है आपका 1 किलो ओम, सी है आपका 10 किलो ओम और डी है आपका 50 किलो ओम। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 50 किलो ओम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक उच्च दाब पारद वाष्प लैंप की क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो ए है आपका 60 ल्यूमेन पर वाट, बी है 50 ल्यूमेन पर वाट, सी है 20 ल्यूमेन पर वाट या डी 10 ल्यूमेन पर वाट। तो अगर हम 11वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 50 ल्यूमेन पर वाट, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्रारंभन के समय हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का रंग कैसा हो जाता है। तो पहला हम इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला आपका दिया हुआ है प्राकृतिक दिन का प्रकाश जैसा, बी आपका दिया हुआ है पीला, सी आपका लालिमा युक्त या डी आपका जामुनी कलर का हो जाता है। तो 12वां आपका आंसर की बात करें तो ये तो हल्की लालिमा युक्त हो जाता है, थोड़ा थोड़ा लाल कलर का दिखाई देता है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सोडियम वेपर लैंप की दक्षता होती है। सोडियम वेपर लैंप की दक्षता के बारे में बात किया गया है। तो ये सभी को याद होना चाहिए कि 110 ल्यूमेन पर वॉट क्या होता है, सोडियम वेपर लैंप की दक्षता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सोडियम वेपर लैंप के इलेक्ट्रोड बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं सोडियम वेपर लैंप के इलेक्ट्रोड। तो आपको पता होना चाहिए वो टंगस्टन के बने होते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सोडियम वेपर लैंप में प्रयुक्त आर्गन गैस का क्या कार्य होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला है आपका लैंप को स्टार्ट करना, दूसरा है लैंप को ठंडा करना, सी है रंग में सुधार करना या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सोडियम वेपर लैंप में जो आर्गन गैस होती है उसका काम होता है लैंप को स्टार्ट करने का काम होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जब सोडियम वेपर लैंप प्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं होता है उस समय लैंप की आंतरिक दीवार पर सोडियम किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, पहला है आपका तरल अवस्था में होता है, तरल बूंद के रूप में होता है, ठोस बूंद के रूप में होता है या वाष्प के रूप में होता है। तो अगर हम बात करें सोडियम वेपर लैंप की, तो यहाँ पे जो सोडियम होता है वो आपका ठोस बूंद के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील चीज़ है। तत्व की बात करें तो यहाँ पे सोडियम के साथ क्या हो सकता है, अगर आप उसको खुले अवस्था में लाएंगे तो क्या हो सकता है, आग भी लग जाएगी, क्योंकि सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, नियॉन साइन ट्यूब लैंप को परिचालित करने वाली वोल्टता निर्भर करती है। किस पे वोल्टता हमारी निर्भर करती है। तो पहला ए आपका दिया हुआ है ट्यूब के व्यास पर, बी आपका दिया हुआ है ट्यूब में भरी गैस पर, सी आपका दिया हुआ है ट्यूब की लंबाई पर और डी आपका दिया हुआ है ट्यूब की मोटाई पे। तो अगर हम 17वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नियॉन साइन ट्यूब लैंप को परिचालित करने वाली वोल्टता जो निर्भर करती है वो ट्यूब की लंबाई पे निर्भर करती है। तो हमारा 17 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, नियॉन साइन लैंप जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो पहला है आपका दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये आपसे बनना भी चाहिए। तो पहला आपका दिया हुआ है प्रकाश उत्सर्जक प्रभाव, दूसरा आपका दिया हुआ फोटो उत्सर्जन प्रभाव, सी आपका दिया हुआ है गैस विसर्जन प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम नियॉन साइन लैंप की बात करें तो वो गैस विसर्जन
प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नियॉन साइन लैंप परिपथ में फायर मेन स्विच हमेशा फिट करना चाहिए। क्यों फिट करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए? तो विद्युत सब स्टेशन पर, ए है आपका, बी है आपका भवन के बाहर, सी है आपका भवन के अंदर, या डी है आपका मुख्य स्विच के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भवन के बाहर। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर की सेंटर टैपिंग को अर्थ करना आवश्यक होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर की सेंटर टैपिंग को अर्थ हम क्यों करते हैं। तो पहला है आपका दिया हुआ है, ऑपरेटर को सुरक्षा मिल सके इसके लिए। तो हमें भी पता है कि अर्थिंग हमेशा सेफ्टी के लिए ही किया जाता है। सेकंड है आपका, व्यवधान को रोका जाए उसके लिए। सी है आपका, परिचालन वोल्टेज कम करने के लिए, और डी है आपका, ऑपरेटिंग धारा को सीमित करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें अर्थ क्यों किया जा रहा है, तो ये ए की वजह से, क्योंकि ऑपरेटर को जिससे सुरक्षा मिल सके, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एक 12 mm व्यास वाली नियॉन साइन ट्यूब में प्रवाहित धारा की रेंज लगभग कितनी होती है? देखिए ये भी एक प्रकार से न्यूमेरिकल ही है। तो अगर ये नहीं बन पाएगा, जैसे मैंने लास्ट वीक बोला था एक न्यूमेरिकल था, अगर नहीं बन पाता है पहले तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं कि नहीं बन रहा है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको आंसर छोड़ देता हूँ आपके लिए, बट ये चूँकि नियॉन साइन ट्यूब में प्रवाहित धारा की रेंज, ये आपका जब नियॉन साइन ट्यूब लैम्प पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका लिखा होगा, इसलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे ए हो गया 50 मिली एम्पियर, बी 20 मिली एम्पियर, सी 100 मिली एम्पियर, और डी 200 मिली एम्पियर। तो 21 का आंसर जो है हमारा हो जाएगा बी, 20 मिली एम्पियर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, और जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उसको शेयर कीजिए। मैं विश्वास दिलाना यही चाहूँगा कि आपको आपके जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम के, इसके बाहर से नहीं ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, नियॉन साइन लैम्प का उपयोग सजावट व किस कार्य के लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए। मैं ऑप्शन नहीं बताना चाहूँगा, मैं सबसे पहले इसका आंसर बताना चाहूँगा। विज्ञापन के जो कार्य होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के जो काम होते हैं, वहाँ पे नियॉन साइन लैम्प का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सजावट में भी हम इसका यूज़ करते हैं और विज्ञापन के भी कार्य पे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे हम चलते हैं, नियॉन साइन ट्यूब के एक अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ जोड़ने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है ताम्र तार का, बी आपका एल्यूमिनियम तार का, सी आपका दिया हुआ है निकिल तार का, और डी दिया हुआ है आपका सिल्वर तार का। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो यहाँ पे नियॉन साइन ट्यूब जो होता है उसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर अक्षर पे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, निकिल तार का उपयोग करते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, नियॉन साइन ट्यूब के इलेक्ट्रोड बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं? तो पहला आपका चांदी से बने होते हैं, बी है आपका एल्यूमिनियम से, तो ये भी नहीं, सी है आपका लेड से, तो ये भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लोह निकिल व ताम्र से बने होते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, यदि एक 6 वोल्ट लैंप को 240 वोल्ट के साथ संपादित कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये एक व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसको आप लगा भी सकते हैं अपने व्यवहार के हिसाब से। तो आपकी जो भी समझ होगी इसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन दिया हुआ लैंप फ्यूज़ हो सकता है, बी लैंप थोड़े समय तक जलेगा, सी लैंप बिल्कुल नहीं जलेगा, और डी लैंप सामान्य रूप से जलेगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यदि 6 वोल्ट का लैंप है और 240 वोल्ट से आप संयोजित कर देंगे तो लैंप क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, जब एक विसर्जन लैंप की रोशनी में एक घूमती हुई मशीन को देखा गया तो एहसास हुआ कि मशीन की घूमने की दिशा विपरीत है या स्थिर है, यह प्रभाव क्या कहलाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है आपका तापीय प्रभाव,
नहीं। बी है आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये भी नहीं। डी है आपका चुंबकीय प्रभाव, ये भी नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, जब दो फ्लोरेसेंट लैंप जोड़ा जिसमें लैंप श्रेणी में जोड़े गए हैं और एक चौक उपयोग की गई है, इसमें उपयोग होने वाली स्टार्टर की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो फ्लोरेसेंट लैंप लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और यहाँ पे स्टार्टर की संख्या की बात की गई है। तो ए आपका दिया हुआ है 1 होगा, बी 2 होगा, सी 0 होगा, या डी 3 होगा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो स्टार्टर की संख्या होगी वो 2 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 28 में है आपके निम्नलिखित में से किसके लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस लैंप पे हमको एसी की आवश्यकता पड़ती है और किस लैंप पे हमको डीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला आपका दिया हुआ है फ्लोरेसेंट लैंप, दूसरा आपका दिया हुआ है आर्क लैंप, तीसरा आपका दिया हुआ है सोडियम वेपर लैंप, और चौथा आपका दिया हुआ है मरकरी लैंप। तो यहाँ पे जो आर्क लैंप होता है, इसके प्रचालन के लिए, चलाने के लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके 28 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन को आप एक पूरी वीडियो देखिए जिससे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, और जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।